देखिए एग्जाम डेट मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट ये हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो इसकी लास्ट डेट आपकी 22 जनवरी है, ठीक है, उसके लगभग फिर फाइल तो होती अलाउंस है। आपने बता हाँ। दी। इतने तो मुझे लग रहा मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे। मतलब और बचे हैं कि हाँ, खत्म हो गए अभी? उसके अलावा और भी हैं अगर अपन। मतलब हाँ ऑल इन ऑल ये लोग आपको सरकारी दामाद ही बना लेते हैं, मतलब एक्चुअली में सरकारी बिल्कुल। वाली बात है यहाँ पे। तो उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव हमेशा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। और लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो पिछली बार होती है NIACL AO के केस में, कि आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर बहुत सारे बच्चों को फेल किया गया था। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सपोज कि अगर आप फाइनेंस के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको उसी से भरना चाहिए। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, जब से NICL AO का नोटिफिकेशन आया था, आप लोगों के इतने सारे डाउट्स थे, मतलब मैं लोगों के आंसर कर करके थक गया, बट आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना भाई खुद NICL AO से ही बात कर ले। भाई खुद जर्नलिस्ट ऑफिसर होने के बाद अगर जनरल कैटेगरी से कोई इस एग्जाम को निकाल चुका है, तो भाई उससे ज्यादा नॉलेज इसके बारे में किसी को नहीं होगी। तो भाई आज हमारे बीच हैं दीपक भारद्वाज सर। भाई इन्होंने खुद NICL AO निकाला हुआ है, निकाल के बैठे हैं। तो इनसे सारी चीजें बहुत क्लियरली क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग के जितने क्रिटिकल डाउट्स हैं उनको तो सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स वेलकम दीपक भारद्वाज सर। तो दीपक सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताइए। एकदम बढ़िया सर। सर, जब से NICL AO का नोटिफिकेशन आया, इतने सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के मन में, तो मैं ना बहुत सारे डाउट्स आपसे क्लियर करने वाला हूँ आज। मतलब आपकी ओके। पूरी नॉलेज आज निचोड़ के हम यहाँ से लेके जाने वाले हैं, ठीक है? सही है। तो ओके। चालू करते हैं चीजों को। सबसे पहले ना जो मेन चीज होती है हमारी, क्या है कि नोटिफिकेशन में ये तो देख लिया कि हमें टोटल ग्रॉस सैलरी हर महीना 80,000 के आसपास इन एंड आ जाएगी, ठीक है। बट जो मेन बिल्कुल चीज बिल्कुल। नोटिफिकेशन में हमें पता नहीं चलता है भाई, वो है कितना हमें पर्क्स मिलेंगे, अलग अलग क्या क्या पर्क्स ओके। होंगे, अलाउंसेज होंगे। सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके। देखिए बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर एक तो होती है आपकी बेसिक सैलरी जो कि उसमें लिखी हुई है, अप्रोक्सीमेट आपकी 50K है, ठीक है। उसके अलावा आपको मिलता है DA जो कि अभी के वक्त में अप्रोक्सीमेट आपका 65 के आसपास चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है HRA और TA। बेसिकली ये दो एक मेजर कंपोनेंट है। अगर आपको लीज लेनी होती है तो उस केस में आपको HRA नहीं मिलता है, ठीक है। या तो आपको लीज मिलेगी या फिर आपको HRA मिलेगा। मुंबई का जो आपकी लीज है सबसे अधिक है। उसके बाद में आते हैं आपके बाकी के मेट्रोस, फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, आपका कलकत्ता हो गया। उसके बाद में आती हैं आपकी क्लास A सिटीज़ जो कि आपकी जयपुर हो गई, इस तरह के शहर जो हैं। उसके बाद में आपके आते हैं क्लास B के शहर, लाइक आपका उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया। फिर आते हैं आपके क्लास C के शहर जो कि सबसे छोटे होते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको मिलती है लीज़। सेम होता है आपका HRA का भी। आपको जो आपका A क्लास होता है उसमें मिलता है आपको 10%, और जो आपका मेट्रो उसमें आपको मिलता है 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। और हम्म। जो आपके बी क्लास होते हैं उसमें मिलता है आपको 8%, और जो आपका सी क्लास है उसमें मिलेगा आपको 7%। अब आते हैं, बात करते हैं हम टीए की। टीए बेसिकली होता है आपका ट्रैवलिंग के लिए, कि आप आएँगे जाएँगे ऑफ़िस, उसके लिए आपको मिलता है। वो आपका एप्रोक्सिमेट है 1900 रुपीज़, ठीक है? जो कि इतना एक बड़ा अमाउंट नहीं है, बट ठीक-ठाक अमाउंट है। तो आपकी सैलरी के अंदर बेसिकली यही 2 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी पोस्टिंग टाइप बी, ए या फिर मेट्रो में है, तो आपको सीसीए भी मिलता है, ठीक है? जो कि आपको टाइप सी में नहीं मिलेगा। सिटी जो कंपनसेशन कि अलाउंस। आपका सिटी कंपल्सरी अलाउंस, ठीक है। उसके अलावा आपको आपको मंथ वाइज़ नहीं मिलता कुछ भी। आपको मिलेगा, सपोज़ कि आपको 6 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद में आप न्यूज़पेपर के लिए आपका कर सकते हैं रिम्बर्समेंट के लिए। उसके अलावा आपको मिलता है फेस्टिवल का एक अलाउंस होता है, जो कि अप्रॉक्सिमेट आपका 19K के आसपास है 1 साल का। ओके। सॉरी, आपका मेडिकल का होता है वो, ठीक है, हम्म। 19K के आसपास 1 साल का। उसके अलावा आपको मिलते हैं एडवांसेस मिलते हैं, जैसे सपोज़ कि आपका फेस्टिवल एडवांस हो गया, हम्म। आपका डॉट अलाउंस हो गया। उसके अलावा आपको मिलता है, आपको लोन मिल जाता है, ठीक है? आपको हाउसिंग लोन मिलता है, इसके अंदर ओनली 5% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे, जो कि बहुत अच्छी बात है आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस। उसके अलावा आपको व्हीकल लोन मिल जाता है, और अगर आप मैनेजर बनते हैं स्केल 2 या स्केल 3 के अंदर, अगर आपको ब्रांच या फिर जो भी आपको डीओ मिलता है, तो उस केस में आप आप एलिजिबल होते हैं एक अपने ऑफ़िस की कार के लिए, ठीक है? ओके। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक एक अच्छी खासी कीमत की होती है, जो कि आपको देती है कंपनी यूज़ करने के लिए, ताकि उससे आप जो आपका ऑफ़िस है, उसका बिज़नेस को आप ग्रो कर सकें, हम्म। ठीक है? तो ये बेसिक बेसिक आपके अलाउंस होते हैं। उसके अलावा ये बाकी तो तो अलाउंस होती हैं। आपने बता हाँ। दिए। इतने तो मुझे लग रहा मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे। तो मतलब और बचे हैं कि हाँ। खत्म हो गए अभी? उसके अलावा और भी हैं, अगर अपन मतलब डीप में जाएँगे तो मतलब छोटे-मोटे अलाउंसेस खूब सारे हैं। मतलब 2-3-4 हज़ार के और अलाउंसेस भी हैं। हाँ, 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 मतलब ऑल हाँ। इन ऑल ये लोग आपको सरकारी दामाद ही बना लेते हैं, मतलब एक्चुअली में सरकारी बिल्कुल। वाली बात है यहाँ पे। तो एक डिफरेंस है, जो हाँ। जो आपको यहाँ पे ए होता है आपका NACL, NIACL, OICL, इनके, और जो आपका LIC होता है उनके, हुँ। उसमें क्या फर्नीचर का अलाउंस भी होता है, यहाँ पे नहीं है वो। ओके। बाकी सब कुछ मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा।
ठीक है, यहाँ तक सारी बातें हो गई, हाँ, मतलब बहुत सारे अलाउंसेस हैं। पर सर मेन चीज़ है कि अलाउंसेस चाहे कितने भी मिल जाए इंसान को, मेन तो हुँ, सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि भैया पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? तो ये जॉइन हाँ, होने के बाद पोस्टिंग पहली का। पोस्टिंग की क्या प्लेस रहती है? देखिए, ऐसा होता है कि सबसे जो अधिक पोस्टिंग्स मिलती हैं, आपको मिलती है हेडक्वार्टर के आस-पास, जो कि है कलकत्ता, ठीक ओके। है? उसके बाद में आपको पोस्टिंग्स मिलती हैं गुजरात हो गया या आपका महाराष्ट्र हो गया या हुँ, फिर कुछ ऐसे डेफ़िसिट ज़ोन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हु आपका हुबली ज़ोन हो गया, आपका जोधपुर ज़ोन हो गया, वहाँ पे पोस्टिंग्स आपको ज़्यादा मिल सकती हैं। और बाकी आप अगर आप ऐसे स्टेट से हैं, जहाँ पे मतलब कि ऑलरेडी अगर बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे होम स्टे मिलने के चांसेस थोड़े-से कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना? और जहाँ पे थोड़े से लोग कम हैं, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट फिर भी मैं ये कहता हूँ कि एनआईसीएल जो है वो पोस्टिंग्स के मामले में अच्छा है, पोस्टिंग्स आपको अच्छी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर फेंक दिया जाएगा, वो नहीं होता है। सर यहाँ या पे तो आपको हेड ऑफ़िस एक बुलाएँगे। पर्सनल डाउट हाँ, है मुझे, आपकी पोस्टिंग क्या है? हाँ। मतलब आप होम पोस्टिंग में हैं, घर के पास हैं, कि घर से बहुत दूर हैं? मैं मैं सेम स्टेट के अंदर हूँ। हुँ। थैंकफुली हाँ, सेम स्टेट में। सेम स्टेट मतलब ठीक है, मतलब हाँ। कंसीडर करा जाता है, अगर है तो दिया जाता है। ठीक है हाँ, सर। अगर है स्पेस तो दिया जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बट सर इसके साथ जो नोटिफ़िकेशन में बहुत क्लियरली हमें अपैरेंटली विज़िबल है कि वैकेंसीज़ का नंबर बहुत कम है। 130, 35, 32 वैकेंसीज़ आई हैं। हाँ, तो अब हाँ। स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि अब ये फॉर्म हमें फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस पे आपका क्या पॉइंट है? देखिए, एक्चुअल में इंश्योरेंस के अंदर तो ना वैकेंसीज़ हमेशा से कम ही आती है, चाहे एनआईएसीएल हो, एनआईसीएल हो। ठीक है, जब हमने ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे वैकेंसीज़ आई थी 205। इस बार है 274 ओवरऑल अगर बात करें हम, ठीक है? मानते हैं उसमें से स्पेशलिस्ट वैकेंसीज़ हैं, बट जो स्टूडेंट क्योंकि एक एक इंसान एक ही स्ट्रीम से फॉर्म फिल कर सकता है। तो अगर किसी ने सपोज़ कि फाइनेंस से फिल कर दिया, तो वो आपकी जो 130 वैकेंसीज़ हैं, इनमें नहीं आएगा। तो हाँ, ठीक है? राइट। तो आपका कॉम्पिटिशन यहाँ पे कम हो गया। और हुँ, मैं अगर खुद की बात करूँ तो मेरा उस टाइम पे आईबीपीएस क्लर्क का मेंस तक क्लियर नहीं हुआ था। आरआरबी पीओ का मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था। बट एनआईसीएल एओ निकल गया, ओआईसीएल एओ निकल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका कोई एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो आप ये वाला फॉर्म फिल नहीं करेंगे। उसमें हुँ। 100 सीट थी, सॉरी उसके अंदर अगर 1000 सीट थी वो नहीं निकला, तो फिर ये क्यों फिल करना है? ऐसा कुछ नहीं सोचना। अगर आपको लगता है कि आप निकाल सकते हो, तो आपको निकालना चाहिए ये एग्ज़ाम। सर ये आपने बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला और इसको मैं अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक सब में बताना चाहता हूँ स्टूडेंट को, भाई ये बात ना बहुत ध्यान से सुनना। दीपक भारद्वाज सर खुद यहाँ बोल रहे हैं कि जो तुम ये सोचते हो ना हज़ारों वैकेंसीज़ निकल गई आरआरबी में, आईबीपीएस में, क्लर्क में, भई वहाँ हज़ारों वैकेंसी तुम्हें एक ही सीट चाहिए। भई वो हज़ारों निकले ना निकले फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 100-200 में भी सिलेक्शन होता है और दीपक बिल्कुल, भारद्वाज बिल्कुल। सर बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है तुम्हारे सामने इस चीज़ का। दीपक सर फैंटास्टिक लगी मुझे बात सुन के और बहुत अच्छा लगा। पर दीपक इसके अलावा जैसे इंश्योरेंस में जनरली ये कहावत होती है हर जगह कि आप इंश्योरेंस में बैंक के कंपैरेटिवली कम काम है। बट आपसे मैं ग्राउंड रियलिटी सुनना चाहता हूँ कि वर्क हाँ, प्रेशर बिल्कुल। किस लेवल का होता है? और टाइमिंग क्या रहते हैं? मतलब आप लेट आते हैं, जल्दी जाते हैं या सही टाइम पे आप आते हैं? देखिए, बेसिकली इसमें क्या वर्क मतलब डेफ़िनेटली आपको बैंक की कंपनी के अंदर कम देखने को मिलेगा। कुछ-कुछ ऑफ़िस आप कह सकते हैं कि एप्रोक्सिमेट आपके 5 से लेकर 10% ऑफ़िस है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत लेट सिटिंग करनी पड़ सकती है। इसकी जो टाइमिंग्स होती हैं आपकी 10 टू 5:45 होती हैं। मुझे हो गए लगभग साढ़े 5 साल। मैं अभी तक सिर्फ़ उसे 2 या 3 दिन ही ऐसे हैं जब मैंने अपने वर्क आवर्स के बाद में मतलब के ऑफ़िस में काम किया है, क्योंकि नीड नहीं पड़ती है। इतना काम नहीं होता कि आपको रुकना पड़े। तो इसके अलावा आपका वर्क लाइफ बैलेंस मतलब आप अराउंड क्या वर्क लाइफ़ बैलेंस 5 आराम से से कर साढ़े सकते 6 हो, बजे कोई तक घर इश्यू नहीं पहुँच है, जाते ठीक है, होंगे? 5 डे वर्किंग होती है इसके अंदर। हुँ। आराम से मतलब 5 डे वर्किंग है, कोई इश्यू नहीं है। तो उसके अलावा लीव्स भी आपको खूब मिलती हैं, सीएल हो गई, पीएल हो गई, सब मिला के तो आराम से आप अपनी भाई लाइफ़ क्या को जी चाहिए सकते हो। और तुम लोगों को क्या चाहिए मुझे नहीं पता। 5 डे बैंकिंग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी 5 डे इंश्योरेंस चल रहा है। क्या बात है सर। सर इसके अलावा चलिए अब यहाँ तक हमारी सारी इम्पोर्टेंट बातें हो गई, बट अब और इम्पोर्टेंट बातें थोड़ी एकेडमिक वाली बातें कर लें। एक चीज़ और होती है इसके अंदर जो आपके स्पेशलिस्ट वाले हैं, सपोज़ हुँ, कि आपको फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, उनको पोस्टिंग्स आपकी मिलती हैं आरओ या फिर एचओ में, हुँ, ठीक है? मतलब रीजनल ऑफिस या फिर हेड ऑफिस में, तो वहाँ पे तो आपको आपको बिल्कुल मतलब ये कह सकते हैं कि पब्लिक डीलिंग है ही नहीं। हुँ, तो जो आपको काम दिया गया है वही करना होता है, ठीक है? हाँ, जो आपके बिज़नेस ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, जो कि इतनी नहीं होती है क्योंकि आप जो एओ लगते हैं, तो एओ के अंदर आपका काम होता है बेसिकली होता है क्लेम का काम, ठीक है? आती है पब्लिक आती है, वो आती है इंश्योरेंस करने के लिए, तो हुँ, वो होता है आपका अंडरराइटिंग, वो करते हैं असिस्टेंट। अगर ओके, किसी ऑफिस के अंदर असिस्टेंट नहीं है, तो उस केस में एओ को वो काम करना पड़ सकता है। हुँ। ठीक है सर, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर इसके अलावा अगर हम एकेडमिक्स के ऊपर बात करें थोड़ी-सी, तो डिस्क्रिप्टिव को हुँ, लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं बिकॉज़ वहाँ पे देखा कि ओके। प्रीलिम्स और मेंस, अब मेंस में एक पॉइंट आगे नीचे डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड होते हैं और अगर होते हैं तो इसका कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? क्या है डिस्क्रिप्टिव का सर ये? देखिए, बेसिकली क्या है जो आपके एनआईएसीएल, एनआईसीएल जो भी इंश्योरेंस का एग्ज़ाम होता है, तो उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव हमेशा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे।
ठीक है? और लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो पिछली बार हुई थी NIACL AO के केस में, कि आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर बहुत सारे बच्चों को फेल किया गया था। ओके, ऐसा नहीं है कि इसको हम बिल्कुल लाइटली ना लेंगे, लेकिन ये भी है कि पहले आपको प्रीलिम्स निकालना होगा, उसके बाद में आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर सकते हैं अलग से। अभी के वक़्त में नीड नहीं है आपको बिल्कुल भी तैयारी करने की। सर यहाँ पे एक इनसाइडर न्यूज़ आपसे लेना चाहता हूँ बिकॉज़ मुझे लग रहा है आपको हाँ। कुछ ज़्यादा ही बहुत नॉलेज है इनसाइड की। तो हुँ, हुँ। एग्ज़ाम के अगर डेट्स आपको कुछ पता हो तो कि प्रीलिम्स यहाँ हो सकता है, मेंस अब हो सकता है तो थोड़ा बताएँ? देखिए एग्ज़ाम डेट मुझे एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता, बट ये हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो इसकी लास्ट डेट आपकी 22 जनवरी है, ठीक है? उसके लगभग 5 टू 6 वीक्स के अंदर इसका प्रीलिम्स होने वाला होगा 5 टू और 6 उसके 1 वीक महीने बाद में आपका मेंस। मतलब मतलब ये मोटा-मोटी कह तो सकते मार्च हाँ। का फर्स्ट वीक बोल रहे हैं मतलब मार्च का सेकंड वीक। हाँ, मार्च का फर्स्ट वीक या फिर आपका फ़ेब का एंड कह सकते हैं। ओके और आप अप्रैल में आप मेंस बता रहे हैं। हाँ, लगभग 1 महीने बाद में मेंस होता मतलब है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर तैयारी करते आ रहे हो तो बिल्कुल करते रहो, बिल्कुल तैयारी हाँ, छोड़ने का बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, समय है बिल्कुल। नहीं। इस टाइम पे क्या वैसे भी इंश्योरेंस की और भी वैकेंसीज़ आ रखी है, यूआईएसी की भी आ रखी है असिस्टेंट की, आपकी जीआईसी की भी आ रखी है और बाकी आपका एसबीआई क्लर्क तो चल ही रहा है। ठीक है? हुँ। तो सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी साथ-साथ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। और सर इसके अलावा एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है सर इसके साथ? एग्ज़ाम का लेवल जो बेसिकली होता है आपका ना क्लेरिकल लेवल का होता है, उससे हुँ, हल्का-सा अपन हार्ड कह सकते हैं, ठीक है? हुँ, लाइक आपका आईबीपीएस क्लर्क लेवल कह सकते हैं, आईबीपीएस या एसबीआई क्लर्क। ओके। आईबीआई क्लर्क इतना सिंपल नहीं आएगा, बट आईबीपीएस क्लर्क या आपका एसबीआई क्लर्क इतना आएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट। इसकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसका प्रीलिम्स हुँ। एग्ज़ाम और आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्या दोनों सेम है? मतलब मैं बोलूँ तो सेम नहीं, नहीं, मान नहीं। हाँ, ये हाँ, थोड़ा-सा क्या बोलते हैं प्रीलिम्स के अंदर आपको पीओ और क्लर्क के बीच का लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन ओके, मेंस के अंदर आपको लगभग क्लर्क मिलेगा। मेंस में ऑलमोस्ट क्लर्क का लेवल मिलेगा। पर हाँ, मेंस में इंग्लिश, क्वांट और रीज़निंग इनमें क्लर्क का लेवल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के बारे में हमने बात कर ली। पर अगर जीए के सेक्शन की हाँ, बात करें तो जीए में आ गया करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस हाँ, अवेयरनेस। तो अगर इन हाँ। दोनों को कैसे करें ये थोड़ा बताइए करंट अफेयर्स कहाँ से सोर्स क्या होना चाहिए और इसके अलावा इंश्योरेंस अवेयरनेस? देखिए बेसिकली क्या है जो आपका इसमें 3 पार्ट हैं। एक आपका हो गया करंट अफेयर, एक आपका हो गया स्टैटिक या फिर आपका बैंकिंग अवेयरनेस और थर्ड पार्ट आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस हो गया, ठीक है? जो आपका करंट अफेयर्स है, आपको जो अफेयर्स क्लाउड की आती है, बड़ी वाली पीडीएफ आती है, उससे करना होता है और हुँ, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत देखना होता है। ऐसा नहीं है कि अपन को पूरे के पूरे मतलब सारे जो भी इसके 300 पेजेज़ हैं उनको देखना है। आपको हुँ, दिमाग लगाना है, जो भी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनको देखो, उनके अंदर कैसे क्वेश्चन्स आए, कितने डीप क्वेश्चन्स आए हैं, ठीक है? हुँ, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स आए हैं। इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद में आपको खुद के हिसाब से खुद की स्ट्रैटेजी को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, साथ में आप कोई भी एक और सोर्स ले सकते हैं, चाहे वो क्या बोले वीडियो सोर्स हो, चाहे आपका पीडीएफ सोर्स हो, हुँ, 2 सोर्सेज़ आपको लेने चाहिए हमेशा और हुँ, कोशिश करनी चाहिए कि एक को आप बनाएँगे अपना मेन सोर्स और सेकंड आपका होगा, जो भी आपका सेकेंडरी होगा। बात करते हैं अपन आपका स्टैटिक या फिर जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं और भी तो आपके पास में उसके नोट्स होंगे। आपने जहाँ से भी कल पढ़ा है उसको, उन्हीं नोट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हुँ, इसके लिए, ठीक है? उसके अलावा बात करते हैं अपन इंश्योरेंस अवेयरनेस की, तो जो इंश्योरेंस अवेयरनेस के क्वेश्चन्स आते हैं, ये क्या डिपेंड करता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके 1-2 क्वेश्चन ही आएँगे, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके अप्रॉक्सिमेट 10 क्वेश्चन्स भी आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो ये कोई फिक्स नहीं होता। ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन्स आने वाले होते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के। ओके, ठीक है, तो उस केस में आप एक तो होता है इसके अंदर जो बेसिक बुक्स आती है ना, जो आपको ये इसका सिलेक्शन होने के बाद में आपको लाइसेंसिएट निकालना पड़ता है। उसके लिए काम आती है आईसी 01, आईसी 11 ठीक है? तो इनसे क्वेश्चन्स आ सकते हैं, बट ये क्या है बुक्स बहुत ही बड़ी हैं। तो हुँ, अगर आप इनको पढ़ने जाएँगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस हो गया, ये आपको आफ्टर प्रीलिम्स ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर टाइम है तो आप इन किताब्स को पढ़ सकते हैं या फिर मैंने जो वीडियोज़ बनाए हुए हैं लगभग 8 वीडियोज़ हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के, वो मैंने इन्हीं बुक से अच्छे से लेकर मैंने उन वीडियोज़ को बनाया है, एप्रोक्सिमेट 8 वीडियोज़। ठीक है सर, बहुत-बहुत थैंक यू मतलब ये एक्चुअली इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला डाउट आप मानोगे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है, इतना डाउट रहता है कि लास्ट ईयर आप यू वोंट एक्चुअली इमेजिन कि मैंने खुद आपका ये आईसी 01 आईसी 11 पढ़ के देखा था कि क्या है और ये इतने मोटे-मोटे किताब मैंने कहा मुझसे नहीं पढ़ी जा बिल्कुल, सकती, बिल्कुल। बहुत मुश्किल था। ऑलरेडी इतना सिलेबस तो है ना यार कि इंसान मतलब मैथ की तैयारी भी करेगा, रीज़निंग भी है, इंग्लिश भी है, करंट अफेयर है, कितना करेगा? नहीं कर सकता सब कुछ। सर एक लास्ट डाउट जो एक स्टूडेंट मुझसे बार-बार हुँ, पूछ रहा है एक्चुअली एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमने बीकॉम करा है, एमकॉम करा है, तो हम जी। फाइनेंस से फिल करें इसको या जर्नलिस्ट से फिल करें? समझ नहीं आ रहा, तो सर इस पे थोड़ा बताइए? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सपोज़ कि अगर आप फाइनेंस के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको उसी से भरना चाहिए। इसका मेन रीज़न ये है कि एक तो आपको पोस्टिंग थोड़ी-सी ठीक-ठाक मिल जाएगी, लाइक आपको आरओ हेड ऑफ़िस मिलेंगे और सेकंड चीज़ ये है कि इसके अंदर कॉम्पिटिशन भी आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी जो स्ट्रीम है ना, उसी के बच्चे वहाँ पे होंगे। हुँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आ गया एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? और वैकेंसीज़ भी ठीक-ठाक है सब जगह कि सपोज़ करना किसी के अंदर 20 वैकेंसीज़ है, किसी में 30 हैं, ठीक-ठाक वैकेंसीज़ हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम वैकेंसीज़ हैं।
अगर आप निकालना चाहते हो तो आप उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं फाइनेंस के लिए तो आपको उससे फ़िल करना चाहिए, अगर आप आईटी के लिए एलिजिबल है तो उसको आपको आईटी से फ़िल करना चाहिए। बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और जी सर बहुत अच्छी आपने बात बोली कि वैकेंसीज़ हुँ। कम है पर इसके अलावा कॉम्पिटिशन भी वहाँ कम मिलेगा। वो जो हाँ, कॉम्पिटिशन होगा वो बहुत ही कॉम्पिटिशन भी कम क्लीन होगा होता है, बहुत जिसको कम होता आप है। ही के स्ट्रीम का। बहुत अच्छा सर बिल्कुल, बताया। बिल्कुल। सर ये जितने आपने डाउट्स क्लियर करे आई डोंट थिंक कि किसी को इतने सारे डाउट्स के क्लैरिफिकेशन एक जगह मिलेगा बिकॉज़ आपने सारी नॉलेज बहुत डीपली यहाँ पे स्टूडेंट्स को दी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर हुँ। दैट एंड सर आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स को अगर और डाउट्स आते हैं तो आई विल आस्क द स्टूडेंट्स कि आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल आस्क दीपक सर और एक्चुअली आई विल रिक्वेस्ट दीपक सर कि अगर आपके पास टाइम लगता है तो आप नीचे कमेंट्स में अगर स्टूडेंट्स का रिप्लाई बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को बहुत मदद हो जाएगी। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा बिकॉज अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत कुछ नया इस वीडियो से जरूर सीखने को मिला होगा और ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जरूर साबित होगा। तो गाइस अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिकॉज बहुत सारे बेहतरीन पॉडकास्ट आने वाले हैं इस चैनल पे। तो बने रहिए चैनल के साथ।